हेलो एंड वेलकम टू रियलिस्टिक यूपीएससी एस्पिरेंट। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि व्हाट आर द कोर लर्निंग्स फ्रॉम प्रीलिम्स 2023, ताकि हम लोग अपने आने वाले नेक्स्ट 2024 या इवन 2024 5 और 4 के जो प्रीलिम्स होने वाला है उसके लिए अपने आप को तैयार कर पाएँ। प्लस कुछ हम लोग और भी चीज़ें जानेंगे, लाइक कि अब क्या अप्रोच होनी चाहिए फॉर the aspirants who are preparing for 24, 25 or even 26. And the last thing but not the least thing is expected changes from aspirants. क्या changes हैं जो हम लोग को implement करने हैं, और ये जो changes है ना, इन changes को हमें अभी implement करना होगा, just now। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग मेंस की स्टेज में हैं। अभी अगर implement करेंगे तब जाके हमको अच्छे से रिजल्ट मिल पाएगा। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला पॉइंट, एक्यूरेसी पे खेलना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर आपने आज इस साल का जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था 23 वाला 2023 का, अगर आपने वो देखा है तो आपको पता होगा कि जो क्वेश्चंस थे उनके अंदर एलिमिनेशंस ऑलमोस्ट हैज़ बीन एलिमिनेटेड, काफ़ी हद तक हट गया। 4-5 क्वेश्चंस में लगा एलिमिनेशन, इसके अलावा कहीं नहीं लगा। और जितने भी क्वेश्चन थे वो ओनली 1 पेयर ओनली 2 पेयर वाले थे। इसका मतलब ये था कि अगर आपको कोई एक स्टेटमेंट के बारे में शॉर्ट नॉलेज नहीं है तो आप उसको अटेम्प्ट करने से पहले कतराओगे, है ना। या तो आप तुक्का लगा के अटेम्प्ट करोगे, वरना आप अटेम्प्ट नहीं करोगे, है ना, अगर आप एक्यूरेसी पे खेलने वाले हो। और इस बार के प्रीलिम्स से हमें यही बताया है कि एक्यूरेसी पे ही खेलना है, बिकॉज अगर आप तुक्का लगाओगे तो वैसे भी माइनस मार्किंग हो जाएगी। तो एक्यूरेसी पे खेलना है। इसके लिए क्या है, इससे क्या एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं हम लोग, ये समझ सकते हैं कि हमें चीज़ों को जिनको भी पढ़ना है बहुत कॉन्शियसली पढ़ना है। वही मेरा सेकंड पॉइंट है कि कुछ भी पढ़ो बहुत कॉन्शियसली पढ़ो, होश में रह के पढ़ो, ताकि उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ, ताकि उसको हमेशा लंबे समय तक याद रख पाओ। पहले हम लोग क्या करते थे कि हाँ बस पढ़ लो, इवेंचुअली एग्जाम टाइम में थोड़ा बहुत तो क्लिक कर ही जाएगा और एलिमिनेशन ही तो करना है तो वो काम आ जाएगा। बट अब ऐसा केस नहीं है। अब हमें कॉन्शियसली पता होना चाहिए कि ये चीज़ ठीक है या नहीं है, अदरवाइज हम लोग अपने ऑप्शन को गलत टिक कर लेंगे। थर्ड थिंग इज जो तीसरा लेसन है जो इस प्रीलिम्स से निकल के आता है, इस प्रीलिम्स को देखने से समझ में आता है, या जो चेंज है जो हमें अपनी प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट करना है, वो ये है कि पहले तो हम लोग को क्या करना होता था कि वाइडर कवरेज करनी होती थी किसी भी चीज़ की। लोग कहते थे कि पीएचडी मत करो, डेप्थ में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यूपीएससी वाइड पूछता है ना कि डीप पूछता है। बट इस प्रीलिम्स ने हम लोग को एक ये चीज़ भी बता दी कि डीप भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो जस्ट गो एंड चेक आउट दिस ईयर्स ज्योग्राफी क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चंस हैं आप देख लो, आपको पता चलेगा कि अगर आप लाइक फॉर एग्जांपल इंसुलेशन वाला जो चैप्टर है, आप इंसुलेशन का चैप्टर पढ़ लो, आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे वो, बिकॉज वो बहुत डीप क्वेश्चन है। तो वाइड तो पढ़ना ही है, पर अब डीप भी पढ़ना है। और अब ये डीपर अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी? मल्टीपल क्वेश्चंस को सॉल्व करने से होगी। जितना हो सके क्वेश्चन सॉल्व करो। 10 से 15,000 MCQ सॉल्व करने हैं टोटल। कैसे होंगे ये 10 से 15,000 MCQ? 10,000 MCQ की एक तो बुक आती है दिशा पब्लिकेशन की, वो फॉलो कर लो। बचे 5,000 क्वेश्चंस, इसके लिए है आपका टेस्ट सीरीज और यूपीएससी के PYQs, बस इनको लगाना है। ठीक है, 20-30 टेस्ट भी लगा लोगे तो ठीक ठाक 1000 ऑफ MCQs आपके सॉल्व हो जाएंगे, प्लस 1000-2000 MCQs लगभग यूपीएससी के PYQ है, वो लगा लो, हो जाएगा आपका। तो मिनिमम इतना तो करना ही पड़ेगा अब जो चीज़ों को समझना है हम लोग को। नेक्स्ट लेसन इज स्टडी लेस बट कंसोलिडेट एक्सट्रीमली वेल। इसका मतलब यही है कि बहुत कम सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, ठीक है, इट्स ओके फॉर प्रीलिम्स, बट जो पढ़ रहे हो उसको बहुत कंसोलिडेट करो, जैसे मैंने बताया कॉन्शियसली जैसे आप पढ़ रहे हो। ठीक है, इसका बस एक ही मंत्र है इसको पॉइंट नंबर 4 को इम्प्लीमेंट करने का कि सिंपल सोर्सेस कम रखो और उन सोर्सेस को मल्टीपल रिविजन्स और मल्टीपल रीडिंग करते रहो। ठीक है, 5वां नंबर पॉइंट इसी से 4थे नंबर से रिलेटेड है, और वो ये है 5th पॉइंट, जस्ट फोकस ऑन 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। तो जब तक ये 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ना हो जाए ना, आगे मत बढ़ो। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हिस्ट्री में भी एंशिएंट और मॉडर्न। ठीक, पॉइंट नंबर 1 पहला सब्जेक्ट है हिस्ट्री, दूसरा सब्जेक्ट है पॉलिटी, तीसरा सब्जेक्ट है इकोनॉमी, चौथा है ज्योग्राफी इन्वायरमेंट, बिकॉज एक साथ किया जाता है इनको मेजरली। ठीक है, और लास्ट 5th सब्जेक्ट जो प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ यहाँ, मेंस की बात नहीं हो रही, ठीक है ना। मेंस की अगर आप बात करोगे तो आपको ऑप्शनल और एथिक्स भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने प्रीलिम्स है तो करंट अफेयर्स को भी ऐड कर दिया है। ठीक है, और करंट अफेयर सिर्फ ऐसे नहीं कि नॉर्मली सिर्फ करंट अफेयर पढ़ लो,
आई एम टॉकिंग अबाउट अवेयरनेस टू क्यूरियोसिटी नोट मेकिंग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी भी टर्म को न्यूज़पेपर में सुन लिया या पढ़ लिया या करंट में कहीं पे भी सुना है, फॉर एग्जाम्पल आपने सुना कार्बन बम के बारे में, तो सिर्फ सुनो नहीं, उसका डिटेल जानो, एटलीस्ट 3-4 लाइन्स के उसके बारे में जानो। क्या क्या होता है कार्बन बम, कहाँ से इसका वर्ड का ओरिजिनेशन हुआ, इसका क्या रिलेशन है, कौन से प्रोटोकॉल के साथ रिलेशन है, किस ट्रीटी के साथ इसका रिलेशन है। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी। प्लेसेस इन न्यूज़, अगर कोई चीज़ न्यूज़ में रहती है तो उसको अवेयरनेस से लेके क्यूरियोसिटी तक जाना है। अवेयरनेस तो मिल गई, बट आप क्यूरियोसिटी जनरेट करो उन कीवर्ड्स को लेके, ठीक है। स्टैटिक थीम्स का भी अवेयरनेस और क्यूरियोसिटी करना पड़ेगा। तो ये 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जब तक आपके फिनिश ना हो जाएं, कंसोलिडेट नहीं हो जाए अच्छे से, तब तक आगे नहीं बढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो मैं अपनी कई साल या कुछ काफ़ी सारा टाइम गंवाने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ, ठीक है। प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए तो बस यही एक मंत्र है। इसके अलावा अब बचता है साइंस एज अ सब्जेक्ट। प्रीलिम्स की बात हो रही है, इस वजह से साइंस एक डिसाइसिव फैक्टर हो सकता है। तो इसके लिए यही बात है कि लास्ट प्रायोरिटी रखो साइंस को अपना। बट ये याद रखना कि जब अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम मिलता है, आपको साइंस कवर कर लेना चाहिए, बिकॉज इट विल गिव यू एज ओवर अदर्स। क्योंकि बाकी सारे लोग उतना डिटेल में तैयार नहीं कर रहे हैं, तो आपको करना है इसको तैयार, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं। ये हर बार हर टॉपर कहता है, बट हम क्या कर रहे हैं, हमने क्यों ये पॉइंट को कंसीडर किया है? इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब समझो उसको। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए एक सोर्स रखो, डू नॉट कन्फ्यूज इट विथ दिस पर्टिकुलर थिंग। हम ये कह रहे हैं कि आपको कम से कम 2 से 3 सोर्स रखने पड़ेंगे। अगर आपने इस साल का प्रीलिम्स दिया है ना, या सिर्फ पेपर देखा भी है, तो आपको ये ज़रूर पता होगा, और आगे जो पॉइंट आएगा इससे रिलेटेड होगा कि बी मेंस रेडी बिफोर प्रीलिम्स। तो अभी वही बात है कि आपको एक चीज़ के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए कई सारी चीज़ें रखनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल क्या रखना पड़ेगा? एक तो आप एनसीईआरटी के अलावा बता रहा हूँ मैं, आपका एक तो स्टैटिक सोर्स हो गया, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी या ज्योग्राफी, आपने जहाँ से भी करा, आपने लक्ष्मीकांत रखी या आपने 11th-12th की एनसीईआरटीज रखी, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत और उसके लिए ज्योग्राफी के लिए 11th-12th की एनसीईआरटीज, ठीक है। बट सिर्फ वहाँ से हो जाएगा क्या? डेफिनेटली नॉट। पीवाईक्यूज भी रखने हैं इसके साथ साथ। इसके अलावा वैल्यू एडिशन करना है। कहाँ से करना है? टॉपर्स के नोट से। उठाओ कोई ना कोई टॉपर्स के नोट्स, उठाओ मैगजीन प्रीवियस ईयर वाली, मेन 365 या प्री 365 उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, उसके नोट्स बनाओ। ये है वैल्यू एडिशन। या एक और बुक रखो सप्लीमेंट करने के लिए, भले ही उसको सिर्फ सिंगल रीड करो, बट उसको रखो ताकि आप उसको कंसोलिडेट कर पाओ। जो चीज़ें छूट गई ना एक बुक में, वो दूसरी बुक कवर करा पाए। फॉर एग्जांपल क्लास 11-12 की जो एनसीईआरटीज हैं ज्योग्राफी की, स्पेशली 11th की, बहुत सारी चीज़ें उसमें छूटी हैं एग्रीकल्चर वगैरह को लेके। इस साल क्वेश्चन जो था ना, वो एनसीईआरटी में नहीं था क्लास 12th की, 11th की एग्रीकल्चर को लेके। चाइना का कल्टीवेशन एरिया, ठीक है, नेट कल्टीवेबल एरिया टोटल कितना था, बट आईसीएसई बोर्ड की क्लास 10th की बुक में था वो पॉइंट। तो ये चीज़ है एक इम्पॉर्टेंट। बट मैंने जब वो बुक कर रखी थी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई वो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। तो मेरा बस यही पॉइंट है, आपको एक सोर्स नहीं रखना है, 2 से 3 सोर्स रखने पड़ेंगे, बट लिमिटेड रिसोर्सेज, ऑब्वियसली लिमिटेड बट मल्टीपल, स्लाइटली मल्टीपल। और वैल्यूडेशन कहाँ से करना है? टॉपर्स नोट से भी करना है, और एक दूसरे रिसोर्स से भी करना है, जिसको सिर्फ आप भले ही एक बार रीड करो बट करो। और करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर करना है न्यूज़पेपर वगैरह के थ्रू। अभी आगे इस पर भी बात करते हैं। 7वां पॉइंट हम लोग आते हैं, गिव एडिक्वेट इंपॉर्टेंस टू करंट अफेयर्स। ये सब हम सबको पता चल गया है ना कि करंट अफेयर इस साल जो चीज़ चल रही है, तो अगर 2023 में पेपर है तो 2022 का क्वेश्चन नहीं आएगा जो 22 में चल रहा था, क्वेश्चन आएगा 2020 या फिर 21 में जो चल रहा था उसके ऊपर। तो हमें क्या करना है? D-2 ईयर्स के करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना है। D-2 मतलब जिस साल आपका एग्जाम है उससे 2 साल पहले तक के करंट अफेयर आपकी तैयार होने चाहिए। अगर आप 24 में एग्जाम दे रहे हो तो आपका 24 का तो तैयार होना ही चाहिए, 23 भी होना चाहिए, 22 भी होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम इतना तो होना चाहिए। अब इसके लिए क्या क्या करना है, चलो जल्दी जल्दी बताते हैं। पहला, एक न्यूज़पेपर डेली आपको करना चाहिए। लेक्चर देख लो इधर, या फिर आप खुद से रीड कर लो जैसा आपको ठीक लगे। इसके बाद डेली हॉट टॉपिक्स फॉर मेंस की अगर हम लोग बात करें तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर नोट्स बनाने ही हैं आपको, हॉट टॉपिक्स पे, अवेयरनेस और क्यूरियोसिटी वाले नोट्स। और ईयरली कंपाइलेशन, आई वुड नेवर टेल यू कि आप मंथली कंपाइलेशन पढ़ो PT 365 के अलावा। जब आपको साल के एंड में मिल जाती है वो चीज़ तो तभी पढ़ लो, बीच बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ो, आपके बिल्कुल न्यूज़ से आपका टच जो है वो ख़त्म ना हो जाए, इस वजह से न्यूज़पेपर पढ़ो। बट मंथली मैगजीन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा ईयरली कंपाइलेशन पढ़ो, आपका टाइम बचेगा। अब इसकी वीडियो कभी और बता दूंगा कि क्यों पढ़नी चाहिए आपको ईयरली मैगजीन इन कंपैरिजन टू मंथली मैगजीन।
फिलहाल के लिए आप यूट्यूब पे जाओ, शिविन सर की, शिविन चौधरी क्लैरिटी फॉर यूपीएससी करके उनका चैनल है, वहाँ पढ़ा है बस्टिंग मिथ्स रिगार्डिंग करंट अफेयर, ऐसा कुछ वीडियो है, वो आप देख लो, आपको पता चल जाएगा। खैर, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। हाँ, अगर आप फर्स्ट अपनी बिल्कुल जस्ट बिगिनिंग स्टेज में हो प्रिपरेशन को, तो आपको ये करना चाहिए कि आप फर्स्ट मंथ में काफ़ी सारी चीज़ें कर लो। आप न्यूज़पेपर पढ़ लो 10 दिन, आप 10 दिन वीडियो देख लो, ठीक है। फिर आपको जो ठीक लगे ना वो आप स्टिक करो, ठीक है। ये बिगिनर्स के लिए हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लेसन जो हम लोग को पता चलता है इस प्रीलिम्स से, वो ये पता चलता है कि स्टे क्यूरियस अबाउट योर सराउंडिंग एनवायरनमेंट एज मच एज पॉसिबल। इसका मतलब क्या है, कई सारे इस बार भी क्वेश्चंस थे जो आपके जो जनरल क्यूरियोसिटी के ऊपर थे। अगर आप थोड़ा क्यूरियस होते उस चीज़ को लेके, शायद आपका सॉल्व हो जाता वो, ठीक है। तो लाइक फॉर एग्जांपल वैगल डांस वाला क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी से रिलेटेड है, बट और भी क्वेश्चंस हैं, बट मुझे याद नहीं आ रहा है फिलहाल, बिकॉज इट्स बीन क्वाइट अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव रेड दैट पेपर। बट आई एम टेलिंग यू दैट कि क्यूरियस रहो। और क्यूरियस कैसे रहना है, ऐसे रहना है क्यूरियस कि अगर आप कॉफ़ी पीते हो, आप कॉफ़ी बनाते होगे, तो जब आप कॉफ़ी बनाने जाते हो आप उसका डब्बा उठाते हो, तो जब आप कॉफ़ी बना रहे हो या उसका डब्बा उठा रहे हो, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाट इज़ कॉफ़ी, लाइक कॉफ़ी का क्या रिलेशन है, कौन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता है, कौन इम्पोर्ट करता है लार्जेस्ट वगैरह, और सबसे पहले कहाँ होगी थी इंडिया में, उसकी हिस्ट्री क्या है। ऐसी सब चीज़ें आपको थोड़ा बहुत सर्च कर लेना चाहिए डेली। बस एक टारगेट बना लो कि 5 चीज़ों के लिए करोगे। आज कॉफ़ी के लिए कर लिया, पानी की बोतल के लिए कर लिया, कुछ और के लिए कर लो, टोटल 5 चीज़ें पर डे। सिर्फ ये अगर 3-4 महीने भी कर लेंगे ना, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे क्यूरियस वाली चीज़ों के नोट्स होंगे, और अगर लक अच्छा रहा तो शायद आपके एक आध क्वेश्चन उसमें से फंस भी जाए शायद। बट आपका ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये टाइम का इन्वेस्टमेंट, ये आपका वेस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके इंटरव्यू में भी काम आ जाएंगी। सो नेक्स्ट पॉइंट, बी मेंस रेडी, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बट फिर से बताते हैं। बी मेंस रेडी बिफोर प्रीलिम्स, इसका मतलब क्या है, इस बार के कई सारे जो क्वेश्चंस थे ना, ये सारे तभी डुएबल थे जब आपने मेंस की चीज़ें तैयार कर ली हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन था नेट कल्टिवेबल एरिया के बारे में, तो ये हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर जब प्रिपेयर करते हैं उसमें हम लोग लिखते हैं चाइना में क्या है कि थोड़ी ज़मीनें कम हैं एग्रीकल्चर के लिए, बट जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो ज़्यादा है, और इंडिया में उल्टा है। तो हम लोग लिखते हैं उसको एज अ चैलेंज एंड वे फॉरवर्ड। तो अगर आपने मेंस के नोट्स बनाए होते तो आप वो सॉल्व कर लेते क्वेश्चंस। और सेम क्वेश्चन अगर हम सोसाइटी, अगर आपने कई सारी एक्ट्स पढ़ी होती, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट या और भी जो एक्ट्स थी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, तो आप 2 से 3 क्वेश्चंस और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जो तभी कर सकते थे जब आपने मेंस के लिए तैयार किया होगा। तो क्या निकल के आता है कि बी मेंस रेडी बिफोर प्रीलिम्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं PYQ एनालिसिस करना है। ये मैं 1000 बार कह चुका हूँ, फिर से कहने वाला हूँ। खैर ये वाली वीडियो तो पहली है, बट मैं फिर से बता देता हूँ आपको। PYQ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स मेंस दोनों का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कोई नहीं बताता, उनकी अवेयरनेस टू क्यूरियोसिटी वाले नोट्स बनाओ, ना सिर्फ उनके क्वेश्चन के ऊपर बल्कि उनके ऑप्शंस के भी ऊपर। इसका मतलब क्या है, कैसे एनालिसिस करते हैं, आगे आने वाली वीडियोस में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स के लिए अलग, प्रीलिम्स के लिए अलग और मेंस के लिए अलग, कैसे इनके नोट्स बनेंगे A to C वाले, सब बताऊंगा। तो थोड़ा सा वेट कर लो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रिमेंबर PYQ एनालिसिस का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस और बता दें। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि आप इस साल का अगर पेपर देखोगे ना, तो शायद 8 से 9 क्वेश्चंस रिपीट हैं। अगर आपने PYQ एनालिसिस किया होता और अवेयरनेस टू क्यूरियोसिटी वाले नोट्स बनाए होते ना, तो आपके 8 से 9 क्वेश्चन सही हो जाते, जो बहुत टफ क्वेश्चन थे, इंक्लूडिंग इंसोलेशन वाला जो क्वेश्चन था। कई सारे क्वेश्चन थे, डायरेक्टली रिपीटेड थे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिपीटेड थे, 8 से 9 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वजह से PYQ एनालिसिस करना है, मेंस का भी करना है, प्रीलिम्स का भी करना है। नेक्स्ट 11th, second last point, third last point, remember we just have to do better than others and we will get through it। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप पेपर खोलोगे, आप एग्जाम हॉल में जाते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका इस साल पेपर था प्रीलिम्स का और आप जाते हो एग्जाम में, आप अपना पेपर खोलते हो और आप शॉक हो जाते हो कि यार पेपर तो बहुत ही अनकन्वेंशनल है, बहुत ही बिल्कुल पैटर्न चेंज हो गया, या मतलब ऑब्सक्योर पेपर बना दिया, जो भी है। ठीक है, तो क्या करना है, देखो शौक तो सबको लगेगा ना, बस अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपको बस थोड़ा सा अच्छा करना है लोगों के कंपैरिजन में, थोड़ा सा अच्छा। आपको वो शौक को एब्जॉर्ब करना है और जितना हो सके अच्छे से तैयार परफॉर्म करना है, और जो होगा तो वो देखा जाए। ये चीज़ आपको समझनी है, और अगर आप इतना ही कर लेते हो, यू विल गेट थ्रू इट। 2 से 3 क्वेश्चन आप
मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आप गारंटीडली ठीक करोगे, क्योंकि लोग पैनिक में आके वो क्वेश्चन गलत करेंगे, बट आप ठीक कर लोगे। तो ये अपना कॉमन सेंस मत जाने देना कभी। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट वन, वी कैन नॉट टेक सी सेट लाइटली। हम सबको पता है भाई कि सी सेट बहुत ही ऑब्सिक्योर था, स्पेशली मैथ्स के क्वेश्चन काफ़ी मतलब डुएबल थे, बट बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग थे, जो कि प्रॉब्लम हो जाता है अभी अगर सॉल्व करते हैं हम लोग एग्जाम में। तो ये समझ में आया है हम लोग को कि मैथ्स को लाइटली नहीं ले सकते, सी सेट को, तो हमें कैट लेवल के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा मैथ को। नॉट ऑल सब्जेक्ट्स, नहीं एरियाज, टॉपिक्स, बट जो सब्जेक्ट्स, जो एरियाज इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उनको तो मजबूत करना ही पड़ेगा कैट लेवल तक। क्या है उसका मतलब, लाइक फॉर एग्जांपल नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, और स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ऐसा कुछ जो इंपॉर्टेंट है आप फाइंड आउट करो PYQ एनालिसिस के थ्रू, आपको पता चलेगा। तो उनको आपको कैट लेवल तक करना पड़ेगा, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और इंग्लिश को अपना स्ट्रॉन्ग, या फिर इंग्लिश या फिर मैथ, इन दोनों में से किसी एक को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाओ के 30 में से 28 से 29 क्वेश्चन आपके मिनिमम ठीक होने चाहिए, ठीक है ना। और बाकी जो रीजनिंग या जो भी कुछ बचता है आपका, लाइक अगर आपने मैथ चूज़ करा तो इंग्लिश में आपका फिर डिसेंट आना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कम कि 1-2 क्वेश्चन ठीक हो रहा है, 5, 7, 8 क्वेश्चन तो ठीक होने चाहिए। अगर आपने इंग्लिश बनाया तो 5 से 7, 8 क्वेश्चन मैथ के ठीक होने चाहिए, और रीजनिंग तो मजबूत होना ही चाहिए आपका। पॉइंट ये निकल के आता है। और PYQs को प्रैक्टिस करो, सी सेट के भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सी सेट में भी रिपीट हुए थे इस साल बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लास्ट पॉइंट पे, बट नॉट द लीस्ट पॉइंट। एज ऑलवेज, कुछ भी हो जाए रिलैक्स रहना है हम लोग को, पहले भी बताया हुआ है, फिर से बता रहे हैं। और शौक को एब्जॉर्ब करो और औरों से बेटर करना है, ठीक है। नहीं करोगे तो नुकसान आपका होगा, कोई और कर लेगा। और UPSC 15,000 लोगों को सिलेक्ट करेगा मेन सीखने के लिए, ठीक है। तो क्यों ना आप भी काम एंड कंपोज हो जाओ तो आपको सिलेक्ट कर लेगा वो। तो अपने आप को समझाओ थ्रू इंटेंसिव सेल्फ टॉक्स कि शांत रहना है, कुछ भी हो जाए, कैसा भी पेपर आ जाए, बस कंट्रोल में रहना है। अब भाई शांत कैसे रहोगे, ह्यूमन बिहेवियर है। अगर हम लोग ने कुछ एक्सपेक्टेशन सेट की हुई है अपने एग्जाम से कि जब सिलेक्शन होगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे, तो और जब आपका पेपर टफ आ जाए, आपको दिखेगा ऐसा नहीं होगा, तो आप तो ऑब्वियसली बात है प्रेशर में आ ही जाओगे। बट मैं उसके लिए आपको एक मंत्र बताता हूँ कि आप कैसे नहीं आओगे। तो हाउ टू स्टे काम एंड रिलैक्स इन द एग्जाम, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट कब से करना है, अभी से, टेस्ट सीरीज जब लगा रहे हो तब से। देखो, हम जैसा है ना वैसा करो जैसे हम करते हैं। क्या करते हैं, UPSC एग्जाम को बस UPSC के एग्जाम, एक एग्जाम के रूप में ट्रीट करो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, उससे कम कुछ नहीं। मेहनत करो उस एग्जाम के लिए, भाई नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जब पेपर लिख रहे हो तब प्लीज़ ये मत सोचना कि यार नहीं होगा तो हो जाएगा, तो ये होगा, कुछ भी मत सोचो। जस्ट एग्जाम लिखना, उसको आपका टारगेट होगा 2 घंटे का बस, कि आपको उसमें उस 2 घंटे के दौरान आपको वो चीज़ कंप्लीट करनी है, बिना किसी चीज़ को थॉट लेके आए, ठीक है, सिंगुलर थॉट में रह के। प्लस इसके अलावा एक चीज़ और करनी है। देखो, 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 5 लाख लोग पेपर देते हैं प्रीलिम्स का। उन 5 लाख में से सिर्फ 1000 लोग का सिलेक्शन होता है टॉप पे, बट 4,99,000 लोग क्या करते, कुछ तो करते ही होंगे ना यार लाइफ में। तो बहुत सारे ऑप्शंस है, लाइक आप भी अपने आसपास देखो। हम लोग UPSC की जर्नी में इतना बिजी हो जाते हैं, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और सारे कनेक्शंस तोड़ देते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि लाइफ में कुछ और भी किया जा सकता है। बट आई एम टेलिंग यू कि दुनिया में जो भी लोग बड़ा कुछ कर रहे हैं ना, वो UPSC के अलावा वाले लोग कर रहे हैं, तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हो इसके अलावा। तो जस्ट चिल करो, ठीक है, इसको एग्जाम के रूप में ट्रीट करो, मेहनत करो, और नहीं निकले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ और कर लेंगे। निकल जाता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। प्लान तो वर्स्ट लेवल के लिए किया जाता है, ठीक है। और लास्ट में बस ये याद रखो कि गीता क्या कहती है, गीता कहती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो, आपका कर्तव्य है कर्म करना, फल की इच्छा मत करना, ठीक है। चिंता नहीं करना है, इच्छा नहीं करनी है, चिंता तो करनी है पर इच्छा नहीं करनी है। कभी और बाद में एक्सप्लेन करेंगे इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपके लिए एक लास्ट पॉइंट, बट इस लास्ट पॉइंट को बताने से पहले रिकैप कर लेते हैं हम लोग, एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या लेसन्स हैं जो हम लोग को समझना चाहिए, जो इस प्रीलिम से हम लोग को निकल के आते हैं। पहला है एक्यूरेसी पे खेलना पड़ेगा, अब अपनी एक्यूरेसी बढ़ाओ, कॉन्शियसली पढ़ो, डीपर भी अंडरस्टैंड करना है। पहले तो वाइडर कवरेज होता था, बट अब डीपर कवरेज भी करना है। 10 to 15,000 MCQ सॉल्व करना है, कंसोलिडेट करना है अच्छे से। प्लस जब तक टॉप 5 सब्जेक्ट्स कंप्लीट ना हो जाए आगे नहीं बढ़ना है। साइंस को कंप्लीट कर लोगे तो एज मिल जाएगा। लिमिटेड रिसोर्सेज रखना है, बट 2 से 3 तो रखना है मिनिमम, ठीक है। गिव एजुकेट इंपॉर्टेंस टू करंट अफेयर्स, करंट अफेयर को ठीक ठाक देना है। D-2 ईयर्स के करंट अफेयर को हमें कवर करना है। और क्यूरियस रहना है अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट को लेके।
मेंस रेडी होना है हमें प्रीलिम से पहले, ठीक है। पीवाईक्यू एनालिसिस अच्छे से करना है, उसके अवेयरनेस टू क्यूरियोसिटी वाले नोट्स बनाने हैं और औरों से बेटर करना है। सीसेट को लाइटली नहीं लेना है, ठीक है, और रिलैक्स रहना है। बस ये हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब जो आपकी स्क्रीन पे वीडियो जो शो हो रही है उसको देखो, उसका नाम है की डिमांड्स ऑफ यूपीएससी। इंडिविजुअल हैं, 2 वीडियोस हैं, एक प्रीलिम्स की है और एक मेंस की है। वो वीडियो देखो, उसमें मैंने बात की हुई है जो यूपीएससी की एक्चुअल डिमांड्स हैं, इन जनरल जो डिमांड्स हैं वो क्या हैं, तो उनको समझो और उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। और अगर आप यहाँ तक आए हो तो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गिविंग यू प्रीशियस टाइम। मे गॉड ब्लेस अस।